चलिए स्टार्ट करें। सो टुडेज टॉपिक इज वन ऑफ द फेमस रिफॉर्म इन द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम दैट वाज बेसिकली इन द ईयर 2005। तो बेसिकली ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत वैसे हुई थी 2005 के अंदर, और इसी को अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट भी किया जा रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसपे रिसेंटली अभी एक स्कीम का नाम चेंज किया गया है। बट ये स्कीम आई कब थी? 2005 में आई थी, और उस पर्टिकुलर स्कीम का नाम था मनरेगा। मनरेगा, दैट इज बेसिकली द नेम ऑफ द स्कीम। जो हम वैसे तो ये पहले स्कीम नरेगा के नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में इन द ईयर 2008 में इसमें महात्मा वर्ड जोड़ा गया और फिर ये वर्ड बन गया मनरेगा। सो बेसिकली मॉडर्नाइजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक तरह से रिफॉर्म कहा जा रहा है इसको, और रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब इसको नाम बदला है, तो नाम क्या रखा गया? वीबीजी रामजी। तो वीबी स्टैंड्स फॉर विकसित भारत, विकसित भारत। जी स्टैंड्स फॉर गारंटी, and RAM stands for rural and आजीविका मिशन। और ये जो स्कीम है वो किसमें है? ग्रामीण एरियाज के लिए है। देन द नेक्स्ट जी स्टैंड्स फॉर ग्रामीण। तो मॉडर्नाइजिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया 2025, इससे रिसेंटली कल 21 ऑफ दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इसे फाइनली सिग्नेचर कर दिया है, साइन कर दिया है। नाउ इट बिकम अ एक्ट, ये अब एक कानून बन चुका है। ट्रांसफॉर्म रूरल एम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग द गारंटीड वर्क, मतलब इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव यही था कि साल के 365 दिनों में 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। तो पहली चीज तो जब प्रीवियस स्कीम मनरेगा के नाम से जानी जाती थी, तब इसमें 100 डेज का गारंटीड एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन था। मतलब ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट है हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें हम आर्टिकल 41 की बात करते हैं, राइट टू वर्क की बात करते हैं, कि सबको काम का अधिकार दिया जाए। उसी के तहत इस स्कीम को शुरू किया गया था इन द ईयर 2005 के अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है कि इन विच पार्ट ऑफ इन विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स राइट टू वर्क इंप्लीमेंटेड? तो आर्टिकल नंबर 41। तो गारंटीड वर्क फ्रॉम 100 टू 125। तो जो नई स्कीम आई है उसमें 100 दिनों से बढ़कर कितने दिन की कर दी गई? 125 दिनों की कर दी गई। एंड इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म अलाइंड विथ विकसित भारत 2047। तो जो भी स्कीम हम भारत में अभी देख रहे हैं, उसका फॉर फ्यूचर जो हमारा गोल है वो यही है कि भारत को 2047, जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 100 साल होते हैं 2047 में। तो जब हम अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि वो क्या करना चाह रहा है? भारत को विकसित भारत करना चाह रहा है। इसी के अलाइन में इस स्कीम को रखा गया है, और उस स्कीम का नाम है वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रूरल एंड आजीविका मिशन। दिस इज व्हाट द स्कीम इज इट ओके? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सेफ्टी नेट टू डेवलपमेंट मिशन। तो मनरेगा की लीगेसी क्या थी? इनेक्टेड इन 2005, गारंटी फॉर 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क टू रूरल हाउसहोल्ड। मतलब हर रूरल हाउसहोल्ड, जो भी जो गांव में लोग रह रहे हैं, हर परिवार के एटलीस्ट एक सदस्य को, पर्सन को गारंटीड वर्क दिया जाए, और वो अनस्किल्ड से लेकर स्किल्ड लेबर तक का क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है तो उसका पे स्केल अलग रहेगा पर डे का, और जो स्किल्ड लेबर है उसका पे स्केल अलग रहेगा। सबसे ज्यादा जो पे स्केल दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा मजदूरी दी जाती है, वेज दिया जाता है, वो हरियाणा में दिया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पर है? हरियाणा में।
इट वॉज डिमांड ड्रिवन एंड राइट बेस्ड विद द गवर्नमेंट लीगली बाउंड टू प्रोवाइड वर्क विद इन द 15 डेज। पहले ये कैसा था? डिमांड ड्रिवन था, मतलब जरूरत होगी तो हम काम देंगे। दैट वाज बेसिकली इन द प्रीवियस स्कीम। बट गवर्नमेंट ये कह रही थी कि अगर किसी पर्सन ने अप्लाई कर दिया और उसे अगर 15 दिन के अंदर वो काम नहीं दिया जाता है तो उसे फिर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा हर दिन के हिसाब से। तो इसलिए 15 दिन की यहां पर बाउंडेशन रखी गई थी। वीबी राम जी का मिशन क्या है? द न्यू बिल रिप्लेस मनरेगा विथ ए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट मिशन इंक्रीजिंग गारंटीड वर्क फ्रॉम 125 डेज एंड इंटीग्रेटिंग विथ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रायोरिटीज। मतलब यहां पर जो काम देने की बात हो रही है वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्ड बनाना है या बूस्टअप करना है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, वहां पर इनको प्लेस किया जाएगा, ना कि केवल रूरल एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड किया जा सके। की डिफरेंसेस क्या हैं इनके बीच के? मनरेगा में थे 100 दिन के, वीबी राम जी में है 125 डेज पर ईयर के हिसाब से। फंडिंग मॉडल क्या था? पहले ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट था, मतलब जो भी फंड जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन वीबी राम जी में 60:40 का रेशियो किया गया, मतलब 100 में से 60 रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40 रुपीज देगी कौन? स्टेट गवर्नमेंट। सीजनल फ्लेक्सिबिलिटी, मनरेगा ईयर राउंड अवेलेबिलिटी, मतलब देना मतलब देना ही है काम। वीबी राम जी में 60 डेज पॉज ड्यूरिंग द पीक फार्मिंग सीजन, अगर ज्यादा वर्कलोड हो रहा है तो वहां पर 60 दिनों का एक पॉज भी दिया जाएगा, मतलब उन्हें एक रेस्ट दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि राउंड ईयर इनको काम देना ही देना है। मनरेगा में तो यही था कि साल भर काम कराओ, लेकिन अब वीबी राम जी में यह है कि अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ज्यादा वर्कलोड हो रहा है तो उनको 60 दिन तक का एक रेस्ट मोड भी दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम डिमांड टू सप्लाई ड्रिवन। पहले डिमांड बेस्ड थी, अब कैसी हो गई? सप्लाई बेस्ड, मतलब अगर जरूरत लगेगी तो हम इनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। अब ये फिक्स नहीं हो गया। मूविंग फ्रॉम राइट बेस्ड टू बजट कैप्ड अप्रोच विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटीग्रेटेड एसेट क्रिएशन, प्रायोरिटीज एरिया इंक्लूड वाटर, रोड, क्लाइमेट रेजिलियंस एंड लिवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर इनको प्लेस किया जाएगा रोड बनाने के लिए, वाटर की पाइपलाइंस को बिछाने के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब अगर इन केस कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही है तो हमें कुछ चेंजेस करना हो तो वहां पर इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। और साथ में एआई बेस्ड मॉनिटरिंग की जाएगी, मतलब अगर कोई पर्सन इस स्कीम के तहत जुड़ता है तो उसको एआई मॉनिटरिंग की जाएगी, अलॉन्ग विद द डिजिटल डेटाबेस उसका तैयार किया जाएगा। सब कुछ डिजिटली होगा। रियल टाइम डैशबोर्ड्स एंड मैंडेटरी सोशल ऑडिट रिप्लेस बेसिक जियो टैगिंग। पहले क्या होता था? जियो टैगिंग की जाती थी इनकी। जियो टैगिंग का मतलब होता है कि आपको अगर ये काम दिया जा रहा है तो आपको एक जियो टैगिंग का मतलब हो गया कि वहां पर एक पोजीशनिंग बता दी कि आपको यहां पे काम करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये रियल टाइम डैशबोर्ड है, आपको रियल टाइम पे ट्रेस किया जाएगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025, तो वो हो गया मनरेगा के बारे में। ध्यान रखें, मनरेगा की शुरुआत जब की गई उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा जा सकता है कि जब इस स्कीम को लाया गया तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। और उस समय के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे जिन्होंने बिल प्रपोज किया था उनका नाम था आरपी सिंह। क्या नाम था? आरपी सिंह। अभी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब जो मिनिस्ट्री है उसे किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर। और अब है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और यही अभी मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी। रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके भी मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो अगर आपसे एग्रीकल्चर और फैमिली का पूछा जाए तो भी आंसर शिवराज सिंह चौहान, और अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, तो भी आंसर क्या होगा? शिवराज सिंह चौहान ही है। हाँ, अब नेक्स्ट जो बिल आया जो इस विंटर सेशन में पास किया गया, प्रपोज किया गया, वो था विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये बेसिकली एक अम्ब्रेला
बिल हो चुका है, जहां पर अलग अलग एजेंसीज को अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, उन सबको एक किया जा रहा है। अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म टू ओवरऑल इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम बाय रिप्लेसिंग, आपने सुना होगा कॉलेजेस को जो रेटिंग दी जाती है वो यूजीसी के द्वारा दी जाती है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसी तरीके से जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो किससे अप्रूव्ड होते हैं, एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट ऑन्ड कॉलेजेस होंगे। विद द यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रूटेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मतलब 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें यूजीसी, एआईसीटी एंड एनसीटीई को क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। और नाम भी चेंज किया गया और क्लब करने की बात हो गई है, क्योंकि हो क्या रहा है, इसके लिए अलग काउंसिल बना दिया गया, इसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इसके लिए अलग एम्प्लॉयमेंट, अलग हायरिंग की जाएगी। तो उन सबको यूनाइट करने के लिए ये बिल लाया गया, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। अब इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। सिंगल अम्ब्रेला बॉडी है ये, अब 3 अलग अलग एजेंसी काम नहीं करेगी, एक सिंगल एजेंसी काम करेगी। एलिमिनेट ओवर रेगुलेशन एंड डुप्लीकेशन थ्रू यूनिफाइड गवर्नेंस, हर एजेंसी के लिए अलग अलग काम, डुप्लीकेसी हो रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, इसको सिंगल में चेंज करना है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, सिंगल विंडो इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर। पहले क्या हो रहा था, कॉलेज के लिए आपको यूजीसी अप्रूव चाहिए, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हो तो वहां पर एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेजेस के लिए आपको वहीं से उनकी रेगुलेशंस किएंगे, वहीं से परमिशन मिलेगी। अब ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम बना देंगे, कुछ भी काम करना होगा उसी पोर्टल पे जाओ, वहीं से अप्लाई करो। ग्लोबल स्टैंडर्ड, मतलब हमें यूनिवर्सिटी को ग्लोबल स्टैंडर्ड तक मैच करना है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, तो फैसिलिटेट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन एंड इंप्रूव ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या होता है, 14 से ले से, लेकिन कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, एनरोलमेंट। एनहांस्ड ऑटोनॉमी, एम्पावर हायर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन टू फोस्टर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस। स्टूडेंट सेंट्रिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। होलिस्टिक एजुकेशन टू प्रिपेयर फ्यूचर रेडी हाईली स्किल्ड यूथ। कुल मिलाकर गवर्नमेंट का प्लान यह है कि एकेडमिक्स को इंपॉर्टेंस न देते हुए अब हमें अपने स्किल पर काम करना है, उसको देखते हुए ये सारा पूरा का पूरा बिल नई तरीके से इसको लाया गया। अब वो 3 इंडिपेंडेंट कौन कौन से हैं, एक तो हो गया स्टैंडर्ड काउंसिल, विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद, सेट एकेडमिक्स एंड क्वालिटी बेंचमार्क। स्कूल रिलेटेड जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है। सेकंड, रेगुलेटरी के लिए, क्योंकि रेगुलेशन जरूरी है, तो विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद बनाया गया टू ओवरसीज कॉम्प्लायंसेस एंड गवर्नेंस। कोई भी अगर कंप्लायंसेस है, कंप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी कंप्लेंट्स आ रही है तो उसको कौन सुनेगा, तो उसके लिए क्या बना दिया गया, विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद। विनियमन, विनियमन का मतलब होता है रेगुलेशन करना, किसी चीज को रेगुलेट करना। आप लोगों के 12th के बोर्ड्स को कौन रेगुलेट कर रहा है, सीबीएसई। इन द सेम वे अगर हमें कुछ रेगुलेशन बनाने हैं तो उसके लिए विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद को स्टैब्लिश किया गया। तीसरा, एक्रीडेशन। एक्रीडेशन का मतलब होता है मान्यता देना। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्कूल खोलना चाहता हूं तो मुझे मान्यता कौन देगा, सीबीएसई देगा। तो इन द सेम वे एक्रीडेशन काउंसिल बना दिया गया, विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद एंश्योर क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो 3 काउंसिल बना दी गई। पहली कौन सी है, मानक परिषद, दूसरा कौन सा हो गया, विनियमन परिषद, और तीसरा कौन सा हो गया, गुणवत्ता परिषद। The bill established a faceless, technology-driven, single-window system, enabling transparent, trust-based regulation through public disclosure and robust grievances redressal। कुल मिलाकर रेस्पॉन्सिबल बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसके साथ इफेक्टिव बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव काम हो सके। नेक्स्ट वन, रिसेंट डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या क्या है इसको लेकर। इंट्रोड्यूस्ड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, अभी कौन है, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान है। इन दिसंबर 2024 द बिल वाज रेफर्ड टू ए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जेपीसी का काम क्या होता है कि अगर कोई बिल पर सहमति नहीं बन रही है तो वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास चला जाता है। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 31। अच्छी बात क्या है, इसमें अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं। फॉलोइंग अपोजिशन कंसर्न्स अबाउट सेंट्रलाइजेशन,
अपोजिशन क्या कह रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि हर चीज सेंट्रलाइज हो जाए। अब हर चीज सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जाएंगे, है ना। तो उस चीज के अगेंस्ट में है वो लोग। ध्यान रखें 31 मेंबर्स में 21 तो लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। जेपीसी रिपोर्ट एक्सपेक्टेड बाय एंड ऑफ बजट सेशन 2026। तो जो वो रिपोर्ट है जेपीसी के पास गई है और वो कब तक आ जाएगी, अभी जब बजट आएगा 2026 तक। आर्टिकल 246 and the union list of the seventh schedule empower the center to coordinate and determine standards in higher educational institution। तो पहली चीज क्या अच्छी है, आर्टिकल 246 ये याद रखना है। यूनियन लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल हैं 12, उसमें से सेवेंथ जो शेड्यूल है वो किसको बात करता है, यूनियन लिस्ट की बात करता है, लिस्ट की बात करता है जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। उसमें आर्टिकल नंबर कौन सा है 246, जो सेंटर को ये पावर देता है टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ताकि स्टैंडर्ड्स बना दिया जाए ताकि हायर एजुकेशन को और अच्छा इफेक्टिव बना दिया जाए। नहीं, ये तब आता है जब अपोजिशन उस बिल से सहमत नहीं होगा। पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फिक्स हो गई, ये ईयरली मीटिंग होती है, ईयरली कमेटी होती है, काम करेगी फिर डिसॉल्व हो जाती है। फिर अगर कोई बिल आया वापस बनेगी, वापस से नया जेपीसी बनेगा। नेक्स्ट वन, अभी रिसेंटली राम सुतार की डेथ हुई है, वन ऑफ द फेमस स्कल्प्टर। आपको अगर मैं बताऊं, यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल का स्टैच्यू है वो इन्होंने ही बनाया है और रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। दैट्स व्हाई द पर्सन इन न्यूज, ठीक है। तो वेटरन स्कल्प्टर राम वनजी सुतार who designed the iconic 182 meter Statue of Unity passed away recently. His remarkable portfolio include a statue of prosperity in Bangalore, triumph of labor at Bhakra Dam and numerous statues। महात्मा गांधी का जो स्टेच्यू है पार्लियामेंट के अंदर, बी आर अंबेडकर का स्टेच्यू, महाराजा रणजीत सिंह का, और बहुत सारे स्टेच्यू इन्होंने बनाए हैं और बहुत ही रिमार्केबल स्टेच्यूज बनाए हैं। इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज, ऑस्कर 2026 में एक मूवी है जिसका नाम है होम बाउंड, जिसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर में। डायरेक्टेड बाय नीरज ग्यावन, प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर एंड मार्टिन सॉर्सी, शॉर्टलिस्ट फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये जो शॉर्टलिस्ट होती है मूवी पहले इंडियन फेडरेशन ऑफ फिल्म्स में शॉर्टलिस्ट की जाएगी और वहां से फिर आगे भेजी जाती है। एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को, ऑनर्ड विद नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। मतलब बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने इस रेलवे स्टेशन को रन किया है और एनर्जी सफिशिएंट एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो ये अवार्ड दिया गया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। और ये 14 दिसंबर को हम डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये अवार्ड किस स्टेशन को दिया, मध्य प्रदेश के मियाना रेलवे स्टेशन को। क्लियर। डेजर्ट साइक्लोन 2 एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेजर्ट साइक्लोन 2 ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, तो इंडिया एंड यूएई के बीच में। हाँ, बस सोचते ही रखना है। देखो, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सन हो गया, पर्सन के साथ उन्होंने स्टैच्यू कौन से बनाए। अब स्टैच्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रेफरेंस में, कितना मीटर का है, कहां बना हुआ है, ये कहां बना हुआ है, गुजरात में। गुजरात में कौन सी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। और कौन सी जगह है, पहले नाम था उसका केवड़िया, पहले वो जगह का नाम क्या था, केवड़िया, अब उसका नाम बदल दिया, उसको बोला जाता है एकता नगर। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कितने मीटर का है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, 182 मीटर का। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे।
डन। तो इन दिस वे हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो इसमें सबसे पहले हमने मनरेगा स्कीम को, उसके बाद विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के बारे में डिस्कशन किया, उसके बाद मैं भी शेयर कर दूंगा पूरी फाइल, आपके पास आ जाएगी पूरी, है ना। उसके बाद हमने 3 इंडिपेंडेंट काउंसिल्स के बारे में देखा, जिसमें एक तो मानक परिषद है, एक विनियमन परिषद बनाया गया और एक बनाया गया गुणवत्ता के लिए परिषद। उसके अलावा हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे 246 आर्टिकल को लेकर। फिर वन ऑफ द पर्सन इन न्यूज इज राम सुतार, जिन्होंने फेमस स्टैच्यूज बनाए हैं इंडिया के अंदर, उनकी डेथ हो चुकी है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल स्टेज पर हमें अप्रिसिएशन मिला है, जिसमें ऑस्कर 2026, जिसमें एक मूवी है होमबाउंड। उसके अलावा एक एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, मियाना रेलवे स्टेशन जो मध्य प्रदेश का है, फॉर देयर एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर। ओके, और थर्ड थिंग, डेजर्ट साइक्लोन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएई के बीच में होती है। दिस इज ऑल अबाउट द फेमस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। डन।